ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1.6 देखें। ओके, आपका चैप्टर 1 है एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्लास 12 फिजिक्स। क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC and QD are located at the corners of square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ओके, तो क्वेश्चन में देखो 4 चार्जेस गिवन है, QA, QB, QC, QD की वैल्यू गिवन है। ये स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे गए हैं, ठीक है। और बोला जा रहा है कि स्क्वायर के सेंटर पे एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखते हैं, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा हमें कैलकुलेट करना है। तो सेंटर कहाँ होता है, डायगोनल को मीट करेंगे, डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वही स्क्वायर का सेंटर होता है, ठीक है ना, 1 माइक्रोकूलम। तो ओ पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा। AC और BD डायगोनल को मैंने मीट किया, इंटरसेक्ट O पे करना है, तो O क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्क्वायर हो गया। इस पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा गया है, ठीक है ना। इसी में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। चलिए, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए, अगर स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर दिया है तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों डायगोनल की लेंथ स्क्वायर में इक्वल होती है। AC इक्वल टू BD इक्वल टू 10 इंटू √2, ठीक है ना। 10√2 पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, वैसे डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। 10√2 होगा, स्क्वायर में जो डायगोनल होता है साइड का √2 टाइम्स होता है, 10√2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो AC की लेंथ 10√2 है, तो OA और OC, OB एंड OD इन चारों की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। दैट मींस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, चारों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं स्क्वायर के। तो क्या OA इक्वल टू OC होगा, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो OA, OB, OC और OD की वैल्यू इक्वल होगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायगोनल का हाफ। 10√2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/10, ठीक है, 5√2 आ जाएगा, 5√2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 5√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब हम करते क्या है, सॉल्व करने से पहले मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। डायरेक्ट इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 0 आएगा। कैसे, देखिए, QA की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम। QB पे जो चार्ज है कितना है, -5 माइक्रोकूलम है। B पे जो चार्ज है इसका वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है। और QC की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम है। और QD की वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम। अब देखिए, A और C पे जो चार्जेस हैं दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। और 1 माइक्रोकूलम सेंटर पे है, तो 1 माइक्रोकूलम में सेंटर से दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो QA के थ्रू जो 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सिव लगेगा, डायरेक्शन ऐसे होगी। दैट मीन्स इसकी डायरेक्शन इस तरह से दिखा दे, FA, ठीक है ना। बात समझ में आया, A से O की तरफ डायरेक्शन रिपल्सिव है ना, FA फोर्स लगेगा O पे। और C के थ्रू जो 1 माइक्रोकूलम में फोर्स लगेगा इसके आउटसाइड लगेगा, दैट मीन्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये FC फोर्स। अब देखो, OA और OC की लेंथ इक्वल है, दोनों चार्ज इक्वल है, तो क्या होगा, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों कैंसिल आउट एक दूसरे कर देंगे। तो दैट मीन्स A और C पे जो चार्ज रखे हैं इनके थ्रू जो 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। ऐसे ही देखो, QB के थ्रू इस पे फोर्स लगेगा, QB निगेटिव चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम को अपनी तरफ खींचेगा, B की तरफ फोर्स होगा, दैट मीन्स ये फोर्स कितना होगा, FB हो जाएगा, ठीक है। और QD के थ्रू जो फोर्स लग रहा है 1 माइक्रोकूलम पे, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स इधर डायरेक्शन में होगा, ये आपका FB हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये भी देखो, FB और FD की दोनों की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है।
बट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, तो इन दोनों का सम भी 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम देखें 1 माइक्रोकूलम पे कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू ए के थ्रू 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो कितना आएगा, एफ ए इक्वल टू फॉर्मूला वही होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाई Q1 कितना है आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁶ 2 माइक्रोकूलम इंटू Q2 1 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई OA का डिस्टेंस कितना है 5√2 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 9 2 जा 18 इंटू 10⁻⁻⁶ -12 हो जाएगा प्लस 9, तो -3 आ जाएगा ना, -3 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 2 जा 50, 5√2 का स्क्वायर 50 आ जाएगा, और ये आपका है 10⁻⁻2 इसका मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 10⁻⁻3 है और ये 50 है, ये आ जाएगा 18/5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 18 को डिवाइड कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3.6 आ जाएगा न्यूटन। ठीक है, 3.6 न्यूटन फोर्स आ गया, हमने कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से जो एफसी फोर्स आएगा, एफसी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 3.6 न्यूटन। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, एफ ए इक्वल टू एफसी है। ठीक है ना, ये आ गया। तो अगर हम दोनों का रिजल्टेंट फोर्स देखें, एफ ए प्लस एफ सी, ठीक है, अगर हम इनको वेक्टर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ए की वैल्यू आपके 3.6 है, तो दूसरी वैल्यू भी निगेटिव लेंगे क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है ना, -3.6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों का एफ ए प्लस एफ सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से हम एफ बी कैलकुलेट कर लें, एफ बी, ठीक है, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्ज क्यू बी, ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम फार्मूले से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई Q2 1 माइक्रोकूलम है, 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 5 जा 45 इंटू 10⁻³ अपॉन, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 45/5 ये आ जाएगा। ठीक है ना, इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, यहाँ 0 है ना, एक 0 इसके साथ लगेगा तो 10⁻⁻3 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 45/5 आ जाएगा, ये 5 9 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, और एफ बी कितना होगा, एफ बी कितना होगा, ये भी 9 न्यूटन होगा, क्योंकि एफ बी और एफ डी की वैल्यू इक्वल है। ठीक है ना, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर रिजल्टेंट अगर हम फाइंड आउट करें, एफ बी प्लस एफ डी का वेक्टर सम ले लें तो 9 - 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, एक को पॉजिटिव लिया दूसरा नेगेटिव लिया तो 0 आ जाएगा। क्लियर है। रिजल्टेंट फोर्स एट 1 माइक्रोकूलम,
रिजल्टेंट फोर्स एट 1 माइक्रोकूलम कितना हो जाएगा F इक्वल टू, ये दोनों फर्स्ट फोर्स ऐड कर लीजिए, दैट मीन्स रिजल्टेंट कितना होगा FA प्लस FC प्लस FB प्लस FD, ठीक है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 आपका आ गया। बात समझ में आया? 0 न्यूटन फोर्स लगेगा। पहले भी हम डायरेक्ट भी इसको विदाउट सॉल्व किए भी डायरेक्ट अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म बताना चाहें बता सकते हैं, ठीक है ना, बता दें कि फोर्स FA और FC इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू FA एंड FC O पे 0 होगा, इसी तरह से FB और FD के कारण रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, तो ओवरऑल टोटल फोर्स जो सेंटर पे एक्ट करेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.7 देखिए, इसमें जो है फर्स्ट पार्ट, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट, ठीक है ना। इसमें आपका दिया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं, ठीक है ना, देयरफॉर सडन ब्रेक्स नहीं होती है। क्यों, क्या रीजन है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर राइट कर दिया है, इसे देख लेते हैं। व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मूव्स continuously and does not jump from one point to another point. So field lines are continuous curve and not have sudden break. बात समझ में आया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज, टेस्ट चार्ज बोले, उसे प्लेस्ड कर दें तो वो चार्ज क्या होता है, उस फील्ड में मूव करना स्टार्ट कर देता है और कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है। मूव क्यों करेगा? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फील्ड में आप कोई चार्ज रखेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टिन्यूसली फोर्स एक्ट करेगा और वो चार्ज कॉन्टिन्यूसली मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करेगा, ठीक, कॉन्टिन्यूसली मूव करता है, ठीक है, जहां तक फील्ड रहेगी कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन से निकलता है कि जो फील्ड लाइंस होती हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस कर्व होगी तभी कॉन्टिन्यूअस मूव करेगा। अगर ब्रेक करें तो जंप करना स्टार्ट कर देगा, तो ऐसा होता नहीं है, कॉन्टिन्यूअसली मूव करता है। चलिए इसी बात को होता है सुनते हैं। देखिए कोई भी चार्ज आता है, मान लो पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है, तो आप जानते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होती है, ठीक है। अब ये फील्ड लाइंस आगे की तरफ मूव करेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। कहां तक मूव कर दी जाएगी? टर्मिनेट कहां पर होती है? नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव क्यू की बात करें तो फील्ड लाइंस यहां से चलेंगी और आकर के यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे जो फील्ड लाइंस आती है इनसाइड होती है डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। तो होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन होती है और नेगेटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन फील्ड लाइंस की होती है टुवर्ड्स चार्ज होती है, ठीक है ना। इसको हम इस तरह से समझें कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगी आकर के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज टर्मिनेट हो जाएगी, बात समझना, अगर इसी नेगेटिव चार्ज को हम दूर की तरफ ले जाएं तो क्या होगा, फील्ड लाइंस आकर के इसी पे टर्मिनेट होना है तो इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज इंफिनिटी पे रखा है तो ये जो फील्ड लाइंस होंगी पॉजिटिव चार्ज के थ्रू कहां पे जाकर टर्मिनेट होंगी? इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगी। बात समझ में? अगर हम इस फील्ड लाइंस में या इस फील्ड में हम कोई चार्ज रखेंगे तो फील्ड के अलोंग कॉन्टिन्यूसली चार्ज मूव करता चला जाएगा,
कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा। ठीक है ना, क्यों आप समझ में आ गया होगा ना कि इससे फील्ड लाइन जो आ रही है टर्मिनेट कहां पर हो रही है, माइनस क्यू चार्ज पे, माइनस क्यू चार्ज पे आके टर्मिनेट हो रही है, तो बीच में कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, अगर हम ऐसे समझे, ये हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ले लिया, तो ये क्या करेगा, मूव करता 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 मूव किधर आएगा, इस चार्ज के पास आ जाएगा। ठीक है, मूव करेगा, कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया होगा ना कि अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखते हैं तो टेस्ट चार्ज कॉन्टिन्यूसली मूव करता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फोर्स एक्टिंग ऑन देम एंड डज नॉट जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट हैव सडन ब्रेक। बी पार्ट देखेंगे, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एंड एट एनी पॉइंट। आपको एक्सप्लेन करना है कि टू फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, देखो फील्ड लाइंस कभी भी, ये फैक्ट बात है कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। सपोज मान लो कि इंटरसेक्ट करती है, एक फील्ड लाइंस ऐसे आई और दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे चली गई। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जानते हो कि जो फील्ड की डायरेक्शन है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। जिसे एक फील्ड लाइन से आपकी इस तरह से, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन पता करना हो तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। टेंजेंट ड्रॉ कर डायरेक्शन पता करते हैं फील्ड लाइंस की। अगर मान लो कि 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ देखें एक फील्ड लाइंस आपकी ये है, दूसरी फील्ड लाइंस ये है, तो इस पॉइंट पी पॉइंट पे अगर हम फील्ड की डायरेक्शन देखें, एक तो टेंजेंट हम ड्रॉ ऐसे करेंगे, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, और दूसरी टेंजेंट होगी ये वाली एक डायरेक्शन, मतलब कि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन होंगे, एक ही पॉइंट पे फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखें तो 2 डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होती। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ना। तो मैंने लिख दिया, व्हेन फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर एट एनी पॉइंट then they show 2 direction at that point which is not possible। बात समझ में आ गया ना कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो 2 डायरेक्शन होंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। माना है 2 फील्ड लाइंस हमने ले लिए, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, मान लिया, मानने में क्या बुराई है, मान लो कि पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पे हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन देखेंगे, एक डायरेक्शन आपको बताया टेंजेंट ड्रॉ के करते हैं ना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन इस तरह से होगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन है, और इसके फील्ड पर इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस वाली फील्ड लाइन पे ये होगा। ये 2 डायरेक्शन अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 2 डायरेक्शन पी पॉइंट में शो कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर हम फील्ड लाइन में किसी चार्ज को रखेंगे तो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसा नहीं है 2 डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इससे सिचुएशन नहीं आता है, इसीलिए कहा गया कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना, व्हेन फील्ड लाइंस क्रॉस टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन दे शो 2 डायरेक्शंस एट दैट पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ओके बच्चों, तो नोट डाउन कर लें। Thank you for watching this video, students. Thank you very much.